हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सीटेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, इसीलिए आप अपनी तैयारी और भी तेज़ कर दें। इन क्लासेस में हम सीडीपी और ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं जो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी क्लासेस हमने बनाई हैं इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही सोच समझकर और सटीक बनाए हैं हमने। तो क्लासेस को ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी हर बार सीटेट में 1-2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। सीटेट के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस हैं जो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आते हैं। फैक्ट के कुछ ही पूछे जाते होंगे, लेकिन फैक्ट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसीलिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। शिक्षण विधियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्लास देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। इसमें छात्र को एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान छात्र खोजते हैं और ज्ञान लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया होता है। जैसे आप अपने स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसे सॉल्व करिए, उसमें एक छोटा सा हिंट भी आप उन्हें दे देते हैं और बच्चे खुद से उस प्रॉब्लम को उस हिंट के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। इसके कुछ सोपान हैं, मतलब कुछ स्टेजेस हैं, उन्हें भी समझेंगे। समस्या की पहचान और चुनना, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आजकल आपका सीटेट का एग्ज़ाम ही होना है और कुछ लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी। वो सोच रहे होंगे कि बस हम कुछ तो थोड़े दिनों में ही पास हो जाएंगे। तो उनके आगे एक समस्या है कि इतने कम दिनों में हम कैसे अपना एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। तो ये समस्या हो गई, ये समस्या की पहचान करना हो गया। अब समस्या से संबंधित इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मतलब आपको समस्या का पता चल गया है, अब आप इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे आप अब ये सोचेंगी कि कैसे पढूं, बुक से पढूं या सेल्फ स्टडी करूं या फिर यूट्यूब से पढ़ लूं या कोई बैच ले लूं। तो ये सब सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करेंगे कि कैसे अच्छे नंबर ले आएँ इतने कम दिनों में। अब समाधान की योजना बनाना, आपको समस्या पता चल गई, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई। अब आप अपने समाधान के लिए योजना बनाएंगे कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर लूँ और कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे ज़्यादा मेहनत करूँ। ये सारी योजनाएं आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाएंगे। सभी समाधान का मूल्यांकन करेंगे। फिर जो आपको समाधान मिलेंगे उनका आप मूल्यांकन करेंगे। एक समाधान को चुनना और उसका इम्प्लीटिशंस करना, मतलब उसको लागू करना। एक समाधान आप चुनेंगे और उसको लागू करेंगे जो आपको सबसे सटीक लगेगा। सही समाधान का सत्यापन करना, जो सही समाधान है उसको सत्यापित कर लेंगे। समस्या समाधान को परिभाषित और उन पर विचार करेंगे। फिर आप उस समस्या समाधान पर एक बार पुनः फिर से विचार करेंगे। ये हो गया आपका समस्या समाधान मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। ये फैक्ट आपका एक बार सीटेट में पूछा गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही, क्योंकि ये पहले नहीं देखने को मिलता था, जल्द में ही ये देखने को मिला है। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल जाए कि किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना। कोई प्रॉब्लम है, उसको आप बता रहे हैं और उसको भी प्रस्तुत करने में, उसको भी प्रेजेंट करने में आप उसमें अटक जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट। आगे है, अच्छा समस्या समाधानकर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी और अपसारी चिंतन होना चाहिए। अगर कोई अच्छा समस्या समाधान करता, उत्तम समस्या समाधान करता बनना चाहता है
तो रिस्पॉन्स सेट में कमी और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन आप समझते होंगे, आपके एग्जाम में अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन भी पूछा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये अपसारी चिंतन वो होता है जैसे कि आप जब किसी प्रॉब्लम के बारे में कई तरीक़ों से सोचते हैं, कई विचार आपके मन में आते हैं, कई सारे विचार आते हैं, कई सारे समाधान हो सकते हैं किसी समस्या के, तब आपका अपसारी चिंतन होता है। और एक ही दिशा में सोचना, एक ही तरीके से सोचना, एक ही समाधान होना आपका अभिसारी चिंतन होता है। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ तक की पीछे की तरफ चलकर समाधान तक पहुंचा जाता है, वह पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। ये भी आपके ऑनलाइन एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके, गोल से स्टार्ट करके पीछे की तरफ चलकर समाधान तक पहुंचना, मतलब पीछे की तरफ चलकर समाधान की तरफ पहुंचना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो आप इस टाइम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जरूर लगा रहे होंगे। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए हैं अभी 2-3 बार, उनके प्रीवियस ईयर के सेट कर रहे होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे और सारे बुक्स के पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस। तो लक्ष्य से सबसे पहले आपने ऑनलाइन वाले सॉल्व किए, उसके बाद पुराने, मतलब आप पीछे की तरफ चलकर समाधान तक पहुंच रहे हैं। इसी को कहते हैं पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति। बच्चा एक समस्या समाधक तथा वैज्ञानिक अन्वेषक। समस्या समाधान, वही समस्या समाधान एक वैज्ञानिक विधि, क्योंकि बच्चा अपनी समस्याओं की समाधान स्वयं से भी कर सकता है। आप उसे थोड़ा सा भी हिंट दीजिए, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगा। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यालयों को करके सीखने पर बल देती है। इंडक्टिव मेथड, जैसे इस विधि में हम बच्चों के अनुभवों और उदाहरणों से सिखाते हैं। जैसे कि इस मेथड में सबसे पहले आप उदाहरण बताएंगे बच्चों को, उसके बाद आप नियम बताएंगे। छोटे छोटे उदाहरणों से आप उसको पहले समझा देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। उन बच्चों के अनुभवों से रिलेट करके समझाएंगे, क्योंकि बच्चे कोरा कागज़ नहीं होते हैं, उनके भी कुछ अनुभव होते हैं, वो भी कुछ सीख के आते हैं विद्यालय में। तो पहले उनसे रिलेट करेंगे, उनको एग्जाम्पल्स में ऐड करेंगे, उनके अनुभवों को भी, फिर आप उनको नियम बताएंगे। ये मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चों को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें आप विद्यार्थियों को भी करके सीखने पर बल दे रहे हैं, या करके सीखने का मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि बच्चे खुद से करके सीखते हैं, उनके खुद के अनुभवों को भी ऐड कर रहे हैं। इसलिए यह विधि सबसे अच्छी है, क्योंकि यह छात्र केंद्रित विधि है। तो आप समझ गए होंगे, एक लाइन में समझते हैं कि पहले उदाहरण बताए जाएंगे, उसके बाद नियम बताए जाएंगे आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। अब है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। अब पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड। इस विधि में आगमन के उल्टा करते हैं, जैसे इसमें पहले नियम बताएंगे, उसके बाद आप उसको उदाहरण बताएंगे। सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ का नियम बता दिया, उसके बाद आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे दिए, कुछ भी एग्जाम्पल्स दे दिए, उदाहरण बता दिए बच्चों को। तो ये नियम तो शिक्षक ही सिखाते हैं, टीचर्स ही बताते हैं बच्चों को। तो ये जो है शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम बताते हैं, इसीलिए ज़्यादा बेहतर है आगमन विधि। अब पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती। प्रोजेक्ट मेथड, जैसे आपने किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई वर्क दिया करने के लिए, तो वो अपने अनुभवों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेगा।
वो खुद से वास्तविकता से काम करेगा, अपने विचारों को बनाए रखेगा, अपने अनुभवों से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र है। उस प्रोजेक्ट पे कार्य करने में, उस कार्य को पूरा करने में विद्यार्थी स्वतंत्र है। इसीलिए यह विधि अनुभव केंद्रित मानी जाती है। आगे है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे मध्यस्थ बनाए बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे बच्चे को की मातृभाषा हिंदी है और आप उसे इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें उसकी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे सिखाएंगे, उसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अगर इंग्लिश सिखानी है तो आप उसको इंग्लिश का इन्वायरमेंट दीजिए, घर के लोगों को भी इंग्लिश बोलने के लिए कहिए, तो वो जल्दी सीख जाएगा। इसमें आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट विधि कहते हैं। बिना व्याकरण का प्रयोग करें, इसमें व्याकरण के नियम नहीं बताए जाते हैं। आगे है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व किया जाता है, बांटकर उसका समाधान निकाला जाता है कि एक टुकड़े को सॉल्व करके, मतलब छोटे छोटे भागों में किया जाता है। इसी को कहते हैं विश्लेषण विधि। आगे है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। विश्लेषण तथा संश्लेषण एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। संश्लेषण विधि में भी छोटे छोटे भागों में समस्या को जोड़कर उसका हल निकाला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड, जो ज़्यादातर बच्चे करते ही हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे किसी को देखकर जल्दी से सीख लेते हैं। जैसा कि घर में लोग जैसे करते हैं वैसा ही वो जल्दी से सीख लेते हैं। इस विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वस्तुतः मानव अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसा कि हम सभी भी हर चीज़ या किसी को देखकर ही सीखते हैं, अनुकरण करके ही सीखते हैं, वैसे ही बच्चे अनुकरण के द्वारा जल्दी सीख लेते हैं। व्याख्यान विधि, यह विधि छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। इस विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। कि हालांकि ये सबसे प्राचीन विधि है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप आए और लेक्चर देकर चले गए तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चों को आप कुछ भी लेक्चर देके जा रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बड़े बच्चों के लिए ठीक है। प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग करता है, मतलब नेचुरल हो गया। अगर किसी या बच्चे से आप ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं मौखिक रूप से, तो वो वैसे ही बातचीत करेगा और सीखेगा भी नेचुरल तरीके से। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन आज ये भी पढ़ लेंगे शिक्षण विधियाँ, सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। हालांकि सीटेट में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ लेंगे एक बार। संवाद विधि सुकरात ने दी है। समस्या समाधान विधि सुकरात और सेंट थॉमस ने दी है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात जी ने दी है। खेल विधि फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने। मांटेसोरी विधि मेरिया मांटेसोरी। प्रोजेक्ट जो अभी हमने पढ़ी है किलपैट्रिक ने। करके सीखना सिद्धांत जॉन डेवी ने। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। अनुसंधान ह्यूरिस्टिक खोज विधि आर्मस्ट्रांग जी ने। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड ने। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। अंतः दर्शन आत्मकथा विधि वुंड तथा स्किनर। बहिर्दर्शन वॉटसन। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।